पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन को अपनी कल्टीवेशन करनी थी। इस वजह से वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। साथ ही साथ उसके जितने भी ट्रेजर वगैरह थे वो उन सभी को रिफाइन करने में लगा हुआ था ताकि वो पूरी तैयारी के बाद जा सके थंडर सेलेस्टियल रैन के अंदर। और वहां जाने से पहले उसको सारे के सारे वेपन रिफाइन करने थे। तो वो अपने वेपन को भी रिफाइन करता, अपनी पावर को इंक्रीज भी करता और वो ब्रेक थ्रू भी करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। उसने अपना ब्रेक थ्रू किया और वो पहुंच चुका था असेंडेंट रैन के पीक स्टेज के ऊपर। और इसके बाद वो पहुंच जाएगा अगर अगला ब्रेक थ्रू करे तो सेकंड स्टेप के अंदर, जिसके अंदर वांग लिन को किसी भी तरह से जाना था। लेकिन वहां जाने से पहले वांग लिन को अपना थंडर सेलेस्टियल रैन को एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए उसको सबसे पहले थंडर कॉल्ड्रॉन चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वहां पर जा भी नहीं सकता। तो वांग लिन थंडर कॉल्ड्रॉन की तलाश में निकल चुका था ताकि कोई ऐसी जगह मिले जहां पर जाकर वो थंडर कॉल्ड्रॉन को हासिल कर सका। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन एक फैमिली के पास आता है जिनके पास थंडर कॉल्ड्रॉन होता है और वो यहाँ पर उनसे वही कॉल्ड्रॉन मांगने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो लोग पहचान लेते हैं कि वांग लिन एक बहरूपिया इंसान है जो खुद को बता रहा है थंडर सेलेस्टियल रैन का, लेकिन वो वहां से नहीं आता। वो जो एडर था यहाँ पर वांग लिन से कहना चाहता है कि देखो और ज्यादा नाटक करने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी थंडर सेलेस्टियल रैन के मैसेंजर है मैं उन सभी से मिल चुका हूं, मैं सभी को जानता हूँ। वो लोग ऐसा नहीं कि उनको यहाँ पर फर्नेस की जरूरत पड़े, वो किसी से भीख भी नहीं मांगते फर्नेस के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर मांग रहे हो और तुमको मैंने इससे पहले कहीं देखा भी नहीं। तो जिसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर वो मैसेंजर हो ही नहीं, तुम बहरूपिया इंसान हो जो कि हम लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारा कॉल्ड्रॉन छीनने के लिए आए हुए हो। सारे के सारे लोगों ने वांग लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो वांग लिन से कहते हैं कि सिर्फ तू असेंडेंट रैन का बनता है और मैं इल्यूजनरी जिन रैन का कल्टीवेटर हूँ। और उसके साथ साथ तेरे पास एक फेक केलिन बीस्ट भी है जो कि दिखता तो थंडर सेलेस्टियल रैन का, लेकिन वो वहां का होगा भी नहीं। जिस तरह से तू फेक है तेरा बीस्ट भी फेक होगा। तुम दोनों फेक कहीं के आयो हमसे पंगा लेने के लिए, बहुत पछताओगे। यहाँ से लौट कर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो सबसे पहले अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसका पपेट भी इल्यूजन स्टेज का कल्टीवेटर है ना। तो इस वजह से उस एडर के अटैक पपेट ने आसानी से रोक लिया था। एडर देखकर हैरान रह गया था कि इसके पास पपेट इतना कमाल के रैन का कैसे आया, लेकिन एडर को फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर अपनी एक प्रोफाउंड फ्लेम को समन कर लेता है जिसके जरिए वो किसी भी तरह की सोल या पपेट्स को खत्म कर सकता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के पपेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि कितना भी कोशिश तो क्यों ना कर ले, तेरा पपेट बचेगा नहीं। तो इसके बाद वो देखते देखते दोनों के बीच का बैटल शुरू हो चुका था, जहां पर वो एडर ने पपेट के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करके उसको दूर फेंक दिया था। वांग लिन अपने पपेट को रोक देता है, उससे कहने लग जाता है कि रहने दो, मुझे यहाँ पर सिर्फ फर्नेस चाहिए, मुझे मैटर बड़ा नहीं करना है। वांग लिन कहना चाहता है कि देखो मुझे सिर्फ एक फर्नेस चाहिए, इज्जत से वो देते हो तो फिर ठीक है, वरना फिर तुम देख लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। एडर भी सोचने लग गया था कि बात तो सही है, इस बंदे के पास कितना कमाल का पपेट है, मुझे लगता है कि आराम से सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर होगा। और अगर इसको खाली एक ही फर्नेस चाहिए तो क्या मुझे ये दे देना चाहिए? क्या ये सही फैसला होगा ताकि मैं एक फर्नेस देकर उसको यहाँ से साइड कर दूं? लेकिन मैं तो इल्यूजनरी यूनि स्टेज का कल्टीवेटर हूं ना, सबके सामने मेरी इज्जत क्या ही रह जाएगी, सबके सामने तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा अगर मैंने इतनी आसानी से इसको फर्नेस उठाकर दे दिया। तो इसलिए मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मैटर को खत्म करने का। इसलिए वो अपनी शान बढ़ाने के लिए वांग लिन से कहना चाहता है कि तू यहाँ पर मुझे ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, मुझे तेरा ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू असेंडेंट रैन का कल्टीवेटर और तेरे से ऊपर मैं हूँ, तो मैं आराम से तुझे जान से मार सकता हूँ और वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते वापस से वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन अब यहाँ पर भड़क चुका था। उसने एक बार वार्निंग दे दी कि मैं तुझे वार्निंग देता हूँ कि तुम अपना फर्नेस मेरे हवाले कर दे, लेकिन अब नहीं कर रहा है तो फिर भाड़ में जा तू। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक की बात एक करते हुए कई सारे अटैक को इस्तेमाल कर लेता है। सबसे पहले उसने अपने ओरिजिन अटैक का यूज किया, उसके जरिए एक अटैक देकर मारा। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर वो जो एडर था वो भी अपनी पावर को यूज करता और अपने थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल कर लेता है। उसके थर्ड आई की पावर काफी यूनिक और काफी मिस्टीरियस लग रही थी, जो वांग लिन के ओरिजिन वाले अटैक को टक्कर देते हुए दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और अटैक काफी ब्रूटल लग रहा था दोनों का। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो एल्डर के अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सोल तो यहाँ पर वांग लिन से कहना चाहता है कि मास्टर लगता है कि हम लोग गए, ये इल्यूजनरी यूनि स्टेज का कल्टीवेटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये हमारे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। वांग लिन भी एक पल को ये देखकर हैरान हो चुका था कि बात तो सही है, इस एल्डर के जो भी अटैक है ना मेरे सारे अटैक को मेल्ट करते जा रहा है। मतलब उसके थर्ड आई की पावर इतनी मिस्टीरियस है कि जिस भी अटैक का मैं उसके ऊपर इस्तेमाल करूँ मेरे सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कुछ तो ऐसा है इसकी थर्ड आई की पावर के अंदर जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है और वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वांग लिन अब यहाँ पर और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ज्यादा खतरनाक तरीके की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस एल्डर के ऊपर अटैक करते जा रहा था, जिस वजह से दोनों के अटैक आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर वो जो थर्ड आई की पावर थी वो अटैक भी खत्म हुआ, लेकिन वांग लिन को इस अटैक को खत्म करने के लिए काफी सारे अटैक का इस्तेमाल करना पड़ गया था। लेकिन जैसे तैसे उसने इस अटैक को हैंडल कर लिया था। उसके बाद वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और खतरनाक अटैक मारने वाला था एल्डर के ऊपर। लेकिन ये क्या, अटैक लगने से पहले एल्डर तुरंत अपना वो कॉर्डन बाहर निकालता और वांग लिन को देते हुए कहता है कि ये लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, इसको अपने पास रखो। वांग लिन हैरान हो चुका था कि अबे इस एल्डर को क्या हो गया, अचानक में ये बाजी पलट कैसे दिया, ये तो सीधे सीधे अपना फर्नेस मेरे हवाले कर रहा है। तो जैसे वांग लिन को यहाँ पर फर्नेस मिलता है, फर्नेस लेने के बाद उससे कहना चाहता है कि तेरी जो थर्ड आई की पावर है ना वो काफी ज्यादा यूनिक लग रही है, तो एक काम कर, क्या मुझे वो देगा, मतलब थर्ड आई की पावर का तेरा वो डील करते हैं। तो ये सुनकर एल्डर कहना चाहता है कि तू यहाँ पर फर्नेस लेने के लिए आया था ना, फर्नेस ले और निकल ले यहाँ से, तुझे फर्नेस मिल गया तो कल्टी मार यहाँ से। वो तो मैंने अभी यहाँ पर अपना इल्यूजनरी यूनि स्टेज को ब्रेक थ्रू किया है, इस वजह से मैं इस पावर को इतना ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया और तेरे सामने मुझे हारना पड़ा। अगर मैं पहले से स्ट्रॉन्ग रहता ना तो मुझे
यहाँ पर काट के रख दिया होता और तू यहाँ पर आ रहा है मुझसे अब यहाँ पर मेरी टेक्निक भी मांगने के लिए, ये कभी नहीं होगा। अगर मैंने जान लगाई होती, मुझे डर नहीं होता ना मेरी कल्टीवेशन ब्रेक होने का, तो मैं तुझे अभी तक के मार दिया होता। इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे फर्नेस दे दिया है, उल्टे पैर यहाँ से भाग जा। तो ये सुनकर वांग जो था वो तुरंत अपने पपेट से कहता कि जाओ और इस प्लैनेट के अंदर से किसी बीस्ट को मार कर लेकर आ जाओ। एल्डर हैरान रह गया था कि इसका पपेट किसको मारने गया, क्या करने के लिए गया। तो उसके बाद जब वो पपेट एक बहुत बड़े बीस्ट को मार कर लाता ना वहां पर वांगलिन के सामने, तो वांगलिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और अपने स्लॉटर आर्ट का यूज करते हुए एक बार के अंदर वो पूरे के पूरे बीस्ट को खत्म ही कर चुका था। इतना ब्रूटल वो अटैक होता है कि पूरा बीस्ट यहाँ पर राख में बदल कर गायब हो जाता और वांगलिन कहने लग जाता है उस एल्डर से कि देख, ये जो मैंने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की है ना, इसको कहा जाता है स्लॉटर आर्ट। तो मैं तेरे से जो वो तेरे थर्ड आई की पावर लेना चाहता हूँ, उसके बदले में तुझे ये स्लॉटर आर्ट दूंगा। अगर तुझे ये चीज पसंद आती है और ये अटैक तुझे चाहिए तो हाँ कह सकता है, क्योंकि मैंने जो ये स्लॉटर आर्ट सीखा ना, ये बहुत कमाल की टेक्निक है। और अगर तुझे तब भी ये ऑफर पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस मैटर को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो इतना ऑफर देने के बाद वांगलिन वहां से जा रहा था। तो ये देखने के बाद वो जो एल्डर होता है वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और स्लॉटर आर्ट जो वांगलिन का था उसके ऊपर थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करता है। देखना चाह रहा था वो कि स्लॉटर आर्ट सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कैसे तरह अटैक करता है, लेकिन उसके सारे अटैक स्लॉटर आर्ट के सामने उतना खास टिक नहीं पा रहे थे। वो कहने लग जाता है कि आराम से जिसने भी इस टेक्निक को बनाया ना, वो निर्वाणा शैटर्ड रैल्म का होगा बंदा। और अगर उतने कमाल के रैल्म वाले बंदे की मुझे अगर कोई टेक्निक मिल जाती है तो ये तो बहुत अच्छी कमाल की बात हो जाएगी। तो वो सोच रहा था कि अच्छा होगा कि मैं इससे ये डील कर लूं, अपने थर्ड आई की पावर इसको दूं, इसका स्लॉटर आर्ट अपने पास रख लो। वो कहने लग जाता है कि अगर मैं स्लॉटर आर्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करूं, इसको एकदम पीक पे ले जाऊं ना, तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं अपने प्लैनेट को हर एक चीज को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, मेरे प्लैनेट को किसी चीज का खतरा नहीं होगा। मैं इस स्लॉटर आर्ट के कई सारे सील बनाऊंगा, उसके जरिए हर एक अटैक को आराम से रोक जाऊंगा। सबसे बेस्ट डिफेंसिव टेक्निक होगी ये मेरे लिए। लेकिन फिर भी मेरी जो थर्ड आई की पावर है ना, ये मेरा फैमिली इनहेरिटेंस है। मतलब मेरी फैमिली में जितने बंदे होते ना, हर एक को यहाँ पर ये थर्ड आई की पावर मिलती है। बाहर का कोई भी बंदा इस थर्ड आई की पावर को कल्टीवेट नहीं कर पाता है। तो क्या फिर भी मुझे इतनी कमाल की टेक्निक इसको किसी आउटसाइडर को दे देनी चाहिए जो मेरे फैमिली का मेंबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा तो यहाँ पर मन हट ही नहीं रहा स्लॉटर आर्ट से, मुझे चाहिए किसी भी तरह से ये। तो जब तक वहाँ पर वो एल्डर ये बात सोच ही रहा था कि तब तक वांगलिन कहता है कि मुझे लगता नहीं कि तुझे ये ऑफर पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वांगलिन वहाँ से आगे बढ़ने लग गया था। तो जैसे वांगलिन वहाँ से आगे बढ़ा होता ना, वो यहाँ पर एल्डर कहना चाहता है कि रुको, मैं यहाँ पर तुमसे ये डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने थर्ड आई की पावर दूंगा, तुम उसके बदले स्लॉटर आर्ट मुझे दे देना, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये वाली टेक्निक किसी और को भी नहीं दोगे। मतलब जो थर्ड आई की पावर है ना, वो मेरा फैमिली इनहेरिटेंस है। मैं नहीं चाहता कि और कहीं जगह पे ये टेक्निक फैले। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने थर्ड आई की पावर बिल्कुल दे दूंगा। तो वांगलिन यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो जो एल्डर था उसने एक जेड के ऊपर अपने थर्ड आई की सारी पावर को उसके अंदर डाल दिया था। मतलब किस तरह से उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, किस तरह से उसको मास्टर किया जाता है। अपने मन के अंदर वो ये भी सोचा था कि अगर यहाँ पर ये बंदा कितना भी अपने इस थर्ड आई की पावर को प्रैक्टिस कर ले, इसको मास्टर भी क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक ये मास्टर करेगा उसको तब तक मैं और ज्यादा आगे निकल चुका रहूंगा। उसके बाद मुझे इसको मारने का कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको उस टाइम आराम से मार पाऊंगा। अगर फ्यूचर में आगे चल के कभी मेरे लिए खतरा बनता है तो मैं उस टाइम इतना काबिल हो जाऊंगा कि मैं इसको मार सकूं और इसका स्लॉटर आर्ट यूज करके इसकी मैं जान ले लूंगा। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में ये एक्सचेंज हो चुका था। वांगलिन ने जेड के अंदर डालकर स्लॉटर आर्ट दिया और उस एल्डर ने जेड के अंदर डालकर अपना थर्ड आई की पावर वांगलिन को दे दिया। तो वांगलिन जैसे वहां से आगे बढ़ता ना, वो कहना चाहता है कि ये वैसे थर्ड आई की पावर उतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, जो है थर्ड स्टेप का हल्का सा डिवाइन ऑरा। इस थर्ड आई की पावर के अंदर थर्ड स्टेप का हल्का सा डिवाइन ऑरा है, जो कि सबसे ज्यादा कमाल की चीज है। और इसी खाते तो मैंने यहाँ पर ये टेक्निक ली है। वो एल्डर बेवकूफ कहेगा अगर उसको पता होगा ना कि ये टेक्निक जो उसके पास थर्ड आई की पावर है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितनी ज्यादा मारने की भूखी है। मतलब ये टेक्निक ऐसी है कि बस इसको खाली खून चाहिए, लाखों लोगों की जान ले लेगा तब भी जाकर उसको सुकून नहीं मिलेगा। अगर इसके बारे में उस एल्डर को पता होता तो जिंदगी में कभी भी स्लॉटर आर्ट के बदले वो इस टेक्निक को एक्सचेंज करता ही नहीं, कभी देता ही नहीं वो किसी को ये टेक्निक। बस मैं इस टेक्निक को मास्टर कर जाऊं, उसके बाद तो क्या कमाल का ये टेक्निक हो जाएगा मेरे लिए, उसका हिसाब भी नहीं है। मानता हूं कि इस टेक्निक के अंदर भी थोड़ी सी कमियां हैं जिसको समझ पाना किसी नॉर्मल बंदे की बस की बात ही नहीं है। उस एल्डर को भी लगा होगा कि ये टेक्निक इसी तरह से काम करती है, वो उस कमियों को देख ही नहीं पा रहा होगा। लेकिन मैंने एक पल के अंदर इन कमियों को देख लिया और उसके बाद इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, मैं आराम से समझ चुका हूं। बस मुझे प्रैक्टिस करने की देरी है, उसके बाद मैं टेक्निक बिल्कुल अच्छी तरह से यूज कर पाऊंगा, जितना कि वो एल्डर जिंदगी भर लगा देना मेहनत करके तभी भी यूज नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम वांगलिन को देख पाते जो एक अलग जगह पर आकर पहुंच चुका था और यहाँ से वो थंडर सेलेस्टियल के अंदर जाने की तैयारी में लगा होता है। वो कहने लग जाता है कि ये वाला जो कॉर्डन है बिल्कुल ट्रेन कॉर्डन के जैसा है, जैसा कि मैं गया हुआ था पहले भी। तो जिस तरह से मैंने उसको एक्टिवेट किया था, हो सकता है कि उसी मेथड से इसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो वांगलिन वहीं पर अपना वो थंडर कॉर्डन को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि उसके जरिए वो थंडर सेलेस्टियल ड्रैगन के अंदर जा सके। जैसे कॉर्डन एक्टिवेट हुआ वहां पर बिल्कुल थंडर की बारिश होने लग जाती है। मतलब पूरा का पूरा मौसम बदल चुका था और हर तरफ बिल्कुल थंडर ही थंडर नजर आने लग जाता है। वांगलिन कहना चाहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थंडर की जो पावर है ना वो इतनी ज्यादा कमाल की है कि ये फर्नेस के अंदर जाकर मैच करेगी और उसके बाद एक रास्ता क्रिएट करेगी थंडर सेलेस्टियल ड्रैगन के अंदर जाने का। लेकिन जब तक
ये रास्ता क्रिएट होगा तब तक इस थंडर की पावर इतनी खतरनाक होगी, हो सकता है कि पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर दे। पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाकर थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाया जा सकता है। सोल की तो हालत खराब हो गई थी, वो पागल हो जाते कि मास्टर आप ये कर क्या रहे हो, लग रहा है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। इसको जरा देख लो थंडर की पावर कैसी बाहर निकल रही है आसमान से। आपको लगता है कि इसके अंदर हम जा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये काम हमसे होने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पर एक अजीब चीज नोटिस करता है, मतलब जहाँ पर ये ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ था ना थंडर वाला, उस थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाने का जो रास्ता क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पर जो थंडर बन रहा था वो नॉर्मल थंडर नहीं था, उसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी सेलेस्टियल एनर्जी मौजूद थी। मतलब ये थंडर ऐसा है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, मतलब खुद के ऊपर ले लिया जाए ना, तो इंसान को वो थोड़ा सा इंप्रूव करने में काम आ सकता है। मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। ये थंडर वांगलिन को उस थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर भी ले जाएगा, और अगर यहाँ पर वांगलिन बैठकर कल्टीवेशन करता है, सारी थंडर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है, तो इससे उसकी खुद की पावर बढ़ जाएगी। तो वांगलिन कहता है कि इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी को मैं वेस्ट क्यों ही करूं। वो तुरंत वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है, और जितनी भी थंडर पावर थी वो सबको अंदर भरते जा रहा था कि चलो फोकट का सामान मिल रहा है तो अपने अंदर ही भर लेता हूँ मैं उसको। वांगलिन अपना वो जो उसका ड्रैगन था थंडर वाला, उसका सहारा ले रहा था, और उसके जरिए अपनी जो पावर होती है थंडर वाली वो अपने अंदर समेटे जा रहा था, जिस वजह से वांगलिन की पावर बहुत ही धड़ल्ले से इंक्रीज हो रही थी। उसके अंदर से ऐसे थंडर की पावर बाहर निकल रही होती ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। आसपास के लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके थे कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कौन सा इंसान आसमान से उतर कर आया है जो इतनी ज्यादा थंडर पावर के बीच बैठा हुआ है। वो तो वांगलिन को कोई एंसेस्टर कहकर बुलाने लग गए थे कि हो सकता है कि कोई एंसेस्टर होंगे जो दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया में नया सवेरा करने के लिए आए हुए होंगे। वो सभी वांगलिन को एक गॉड की तरह रिस्पेक्ट पेश करने लग गए थे। देखते ही देखते वो जो थंडर की पावर आसमान से जमीन के ऊपर आ रही थी वो अलग अलग थंडर के अंदर बदल जाती है। मतलब पहले तो खाली एक पर्पल कलर का थंडर बाहर निकल रहा था, अब वो थंडर की पावर 2-4 अलग अलग रंगों में बदल गई थी। तो इस चीज को देखकर वो सोल कहना चाहता कि मास्टर मुझे लगता है ना ये थंडर की पावर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर उसको और ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। जरा आप देखो तो इसका रंग कैसा बदल रहा है, ऐसा लग रहा है ये थंडर नहीं है कुछ और ही चीज है। आप ही बताइए कि हम ये कैसे इसको रोकेंगे, ये हमारी जान ले लेगा। लेकिन वांगलिन कहना चाहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे ये तो और अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है इस थंडर के अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो यहाँ पर उसका जो ड्रैगन था वांगलिन वाला, वो तुरंत जितने भी एलिमेंट की थंडर पावर यहाँ पर बाहर निकल के सबको निचोड़ जाता है, और जैसे वो अपने अंदर डालता है उसके जरिए वो पावर वांगलिन के अंदर जा रही थी। मतलब वांगलिन ने अपने ड्रैगन को एक जरिया बना लिया था खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि वो डायरेक्ट थंडर अपने ऊपर नहीं डाल सकता, इससे हो सकता है कि उसका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उस ड्रैगन के जरिए जो भी थंडर पावर अभी वांगलिन के अंदर गई थी ना, वो उसके बाद बैकफायर करना शुरू कर देती है। लिटरली वो इतनी ज्यादा भयंकर थंडर पावर को खुद के अंदर निचोड़ता जा रहा था, खुद के अंदर डाल रहा था कि इंसान का शरीर फट जाएगा, लेकिन फिर भी वांगलिन उसको बर्दाश्त कर रहा था। वो पूरी जान लगा देता ताकि किसी भी तरह से इसको वो हैंडल कर सके, वरना तो उसकी जान तक जा सकती है। थोड़ा टाइम के अंदर ड्रैगन की भी हालत खराब हो चुकी थी। वांगलिन कहना चाहता है कि लगता है कि ड्रैगन की लिमिट आ गई, अगर मैं इसको थोड़ा और थंडर के अंदर डाल दूं ना तो हो सकता है कि ये मर जाए। तो ड्रैगन तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, उसकी हालत खराब हो गई थी। तो वांगलिन कहना चाहता है कि अब मुझे यहाँ पर लगता है कि फर्नेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं कॉर्नर यहाँ पर लेकर आया हूँ ना उसके अंदर भी थंडर पावर जा रही है। तो एक काम करता हूँ, उसको अपना सहारा लेता हूँ, उसके जरिए सहारा बनाते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब जो काम अभी ड्रैगन कर रहा था, ड्रैगन के जरिए वांगलिन अपने अंदर पावर ले रहा था ना, अब वही काम वो फर्नेस को लगा देता है। मतलब वो फर्नेस पावर को ले रहा था और उसके जरिए वांगलिन अपने अंदर वो पावर को डाल रहा होता है। डायरेक्ट तो वो डाल ही नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके जरिए वांगलिन यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने में लगा हुआ था। वांगलिन कहना चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस क्राइसिस को सर्वाइव कर गया ना, मतलब ये जो थंडर की पावर इतनी ज्यादा आ रही है इसको सर्वाइव कर गया तो मेरे को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, और ये थंडर पावर मेरा एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से फर्नेस जो था वहाँ पर वो वांगलिन को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। वांगलिन को कुछ भी नहीं होता, आराम से यहाँ पर वो खड़ा होता है। सोल भी देखकर खुश हो गया था कि मास्टर आप तो है ही कमाल के, आपके पास ना जितनी पावर है उतना आप दिमाग भी लगा लेते हैं, आपने सही तरीका निकाला कि ऐसा करने से इस तरह से फायदा होगा। देखो वो फायदा नजर भी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जब ये कर रहा था ना वांगलिन, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो जो फर्नेस था उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये फर्नेस यहाँ पर टूट जाएगा, और अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वांगलिन कहना चाहता है कि जैसा कि शैंगोंग ने बताया था ना, जितने भी थंडर क्वाड्रेंट बने हुए इस दुनिया के अंदर वो सारे के सारे थंडर सेलेस्टियल रैल्म वालों ने ही बनाए, और यहाँ पर वो जितने एक बार बन चुके थे दोबारा ये कभी नहीं बनते, इनको ही अलग अलग जगह पर पास ऑन किया जाता है। जितने भी फर्नेस बने हुए हैं सारे के सारे का रिकॉर्ड थंडर सेलेस्टियल रैल्म वालों के पास है, और अगर एक भी गलती से टूट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि फर्नेस टूटा है और वो सभी चौकन्ने हो सकते हैं। इसलिए वांगलिन ये वाला रिस्क तो नहीं ले सकता कि यहाँ पर ये फर्नेस टूट जाए। वो सोल वांगलिन से कहता था कि मास्टर अगर ये फर्नेस टूट गया ना तो फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम थंडर सेलेस्टियल रैल्म में जा पाएंगे उसके बाद में या फिर नहीं जा पाएंगे। तो वो तो वांगलिन कहता है कि वो तो उतना अच्छे से आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी एंट्रेंस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर से सभी को थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाना था। वहाँ का पूरा मौसम बदल गया होता है, एकदम ज्यादा तूफान आने लग गया था। शैंगोंग और बाकी लोग भी यहाँ पर ऑलरेडी आकर मौजूद थे क्योंकि वो लोग भी जाने वाले हैं उसी थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर। वहाँ पर वो दूसरा बंदा भी होता है जो कि यहाँ पर वांगलिन से पहले भी मिल चुका था। वो यहाँ पर आकर शैंगोंग से कहना चाहता है कि तुमको पता है मैंने जैसे सुना ना कि तुम्हारे पास एक बंदा है जो कि तुम्हारा मास्टर बना है और उसने तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी है जिसके जरिए तुम पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, मैं देखना चाहता कि तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जाने के बाद तुम किस तरह का कारनामा करके दिखाओगे, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े लूजर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और हम यहाँ पर तुमको आसानी से हरा सकते
सकते हैं, लेकिन आप वही देख रहे हैं कि तुमने अपने मास्टर को लेने के बाद कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल किया। मुझे लगता है कि दिक्कत तुम्हारी उसी में आ जाएगी कि तुम थंडर टाइम के अंदर जा भी नहीं पाओगे। तो ये सुनकर शैंगोंग कहना चाहते कि अपनी बकवास बातें बनकर, जो मेरा मास्टर है उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है और मैं आराम से थंडर टाइम के अंदर भी जाऊंगा और वहां से अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। तो वो दूसरा बंदा कहना चाहता है कि अरे खाली ये बोलने की बात है, मुझे तुम्हारे पास जिंदगी में कभी भी भरोसा न था ना कभी हो सकता है, तुमसे बड़ा लूजर मैंने दुनिया में कभी देखा ही नहीं है। वो दूसरा बंदा आगे कहने लग जाता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि पता है तुमने अपनी दाव सोल को ना उस मास्टर के हवाले कर दिया, उसके जरिए तुमने ट्रेनिंग हासिल की। इतना बड़ा बेवकूफ इंसान को दुनिया में हो सकता है क्या, जो अपनी दाव सोल को ऐसा ही दान कर दे कि भाई तुम मेरी दाव सोल ले ले और उसके जरिए तुम मुझे कुछ सिखा देना। इतनी बड़ी बेवकूफी शायद ही दुनिया में कभी किसी ने की होगी, जो कि तुम करके आराम से बैठे हुए हो। लेकिन जब तुमको इतना ज्यादा भरोसा, तुमको लग रहा है कि हाँ भाई तुम तीर उखाड़ लोगे, तीर मार लोगे बहुत बड़ा, तो फिर देखते हैं कि तुम क्या ही कर लेते हो। सिर्फ तुम्हें यहाँ पर तुमको देखने के लिए और तुम्हारे पर मेरा खास करके ध्यान रहेगा कि इतना सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतना जिगर रहेगा कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। तो शेंगोंग कहना चाहते कि तुम्हें ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो मैंने किया है फैसला वो मेरे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरा जो हेड है फैमिली का वो भी उतना ज्यादा कुछ खास कल्टीवेटर है नहीं, वो भी सिर्फ निर्वाचना क्लींजर रैंक के ऊपर जाकर स्टॉप हो गया, उसका आगे कभी वो बढ़ ही नहीं पाया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं भी आगे कोई स्टेप पे रुक जाऊँ, उसके आगे कभी बढ़ ही ना पाऊँ, इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक मास्टर को सेलेक्ट किया है अपने लिए। और वो मास्टर इतना ज्यादा कमाल का है ना कि वो मुझे हिम्मत देगा, मुझे मोटिवेट करेगा और मुझे प्रैक्टिस में साथ देगा ना, तो मैं अपना बहुत ज्यादा आगे निकल सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर वो बात कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर वांगलिन आ जाता, वो इतनी स्पीड से यहाँ पर आया था कि अभी भी गेट खुला भी थंडर सेल्सियम का, और खुले बेकर गेट से ही वो डायरेक्ट अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा थंडर पावर को अपने अंदर कंडेंस करके रखा था कि उसकी थंडर पावर ने सीधा गेट के अंदर छेद बनाया, वो सीधा वहां से अंदर जाकर आर पार घुस गया। बाहर मौजूद जितने भी लोग थे वो लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, वो अपनी आंखें मानने लग गए थे कि अभी हमने क्या देखा, कौन गया भी अंदर, इसके बंद गेट के अंदर कौन कैसे जा सकता है। लगता है कि उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन शेंगोंग तो पहचान चुका था कि ये उसका मास्टर वांगलिन है। वो कहना चाहता है कि जरा देखो तो मेरे मास्टर को, क्या उनका जलवा है, क्या उनका स्वैग है। वो डायरेक्ट अंदर जाकर घुस गए, सब लोग यहाँ पर बस उनको देखते ही रह जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही इंसान के बाद भरोसा किया है जो मुझे ट्रेनिंग देगा और वो मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी के रास्तों पे ले जाएगा। तो इसके बाद हम वांगलिन को देख पाते जो थंडर टाइम के एक फ्रेगमेंट के पास आकर पहुंच चुका था, मतलब थंडर टाइम के एक हिस्से के अंदर आकर पहुंच जाता है। और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि यार मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, मैंने जिस थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी सारी थंडर पावर को अपने अंदर कंडेंस किया और उसके जरिए जो थंडर टाइम के अंदर आया ना, ये बहुत बड़ी रिस्क की बात थी। वो थंडर मेरी जान ले सकता था। मैंने जिस थंडर को रास्ता बनाया थंडर टाइम तक पहुंचने का, वो बहुत ज्यादा डेंजरस रास्ता था, क्योंकि वांगलिन को पता था कि अगर फर्नेस टूटा और अगर वो पहुंचा नहीं होता थंडर टाइम का, तो दिक्कत उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती और शायद उसके बाद वो थंडर टाइम के अंदर जा भी नहीं पाता। इसलिए उसने ये तरीका निकाला कि जो थंडर पावर को भी कल्टीवेट कर रहा है उसी के जरिए वो डायरेक्ट इस्तेमाल करेगा और दरवाजा तोड़कर घुस जाएगा अंदर। एक बार वो थंडर टाइम के अंदर आ जाए उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तो इसी वजह से गेट ओपन भी नहीं हुआ था, गेट के अंदर रास्ता बनाया और सीधा जाकर घुस गया वांगलिन अंदर। लेकिन यही करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, वो पूरा खून में नहा गया था। वो कहना चाहता कि अंदर मैं कभी भी इस तरह का खतरनाक रिस्क नहीं लूंगा, मुझे सबसे पहले खुद को यहाँ पर रिकवर करना है ताकि मैं जितनी भी पावर कम हुई है, जितना मुझे चोटें लगी मैं सबको हैंडल कर सकूं। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसी थंडर टाइम के एक माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था और उसका नाम होता है यान लीजी। वो था निर्वाणा शैटर्ड रैन का। तो जैसे वांगलिन अंदर घुसा था ना, उसके अंदर से इतनी ज्यादा अलग अलग रंग की थंडर पावर बाहर निकल रही थी, तो उसको यहाँ पर लीजी जब देखता है ना, वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि भाई साहब ये क्या था, मैं जमाने से यहाँ पर रहता हूँ और मैंने आज पहली बार किसी को देखा है जो इस तरह से थंडर टाइम के अंदर घुस के आया। उसने डायरेक्ट दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया। ऐसा करना किसी भी बंदे की बस की बात ही नहीं। वो कौन सा इंसान था, वो किस तरह का कमाल का बंदा था जिसने कारनामा करके दिखाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। तो लीजी कहना चाहता है कि लगता है कि हेवन ने खुद मेरे लिए वो बंदे को भेजा है। लेकिन अब यहाँ पर ये लीजी ऐसा क्यों कह रहा था, किस लिए उसको वो बंदे की जरूरत है, तो वो तो अभी वो नहीं पता था। वो कहना लग जाता है कि अभी छोड़ो, किस्मत ने मेरे लिए यहाँ पर उस बंदे को भेजा या नहीं भेजा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट काम है मुझे पहले वो करना। तो जो थंडर पावर अलग अलग रंग वाली वांगलिन के अंदर से निकली थी और उसको यहाँ पर लीजी ने अपने पास रखा था ना, उसको फेंक देता है एक जगह के अंदर। और जैसे उसने वहाँ पर फेंका था, एक खास तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग जाता है। जैसे जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा था, वो भी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा और पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था फॉर्मेशन। तो लीजी यहाँ पर ये बता रहा था कि ये मेरा फॉर्मेशन एक ग्रैंड फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। और दिक्कत ये है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। जो मैंने अभी अलग अलग रंग वाली थंडर पावर को उसके अंदर डाला है ना, इस वजह से थोड़ा सा इंप्रूव हो गया मेरा ये ग्रैंड फॉर्मेशन, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाए मेरा ग्रैंड फॉर्मेशन, तो पूरा का पूरा ये जो सारा अलायंस सिस्टम है, जहाँ पर भी प्लैनेट्स वगैरह है, जो भी पूरा स्पेस है, सबके ऊपर मैं आराम से घूम पाऊंगा। जहाँ चाहिए मैं वहाँ जा सकता हूँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के। ये फॉर्मेशन मुझे पूरी दुनिया की सैर करा देगा। और एक बार अगर ये कारनामा हो गया ना, उसके बाद देख लेना मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन कोंग जुआनजी को हरा दूंगा। उसको इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना कि उसको कवर भी नसीब नहीं होगी। और इसी फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी भी हद तक के जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा लगा था कि ओल्ड मैन को यहाँ पर उस बंदे जो कि वांगलिन के बारे में वो ऐसा कहा था कि यहाँ पर कौन सा बंदा आया, तो वो ये सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जो बंदा यहाँ पर आया ना, हो सकता है कि मेरी हेल्प करे मेरा फॉर्मेशन कंप्लीट करने में। तो इसीलिए वो खुश था कि हेवन ने लगता है मेरे लिए कोई उपहार भेजा है ऊपर से जो मेरा फॉर्मेशन कंप्लीट करने में साथ देगा। तो वहीं हम वांगलिन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर इधर उधर घूमते हुए ना ये चेक करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे
तरह से वो रेन सेलेस्टियल रेल्म के अंदर आया था, थंडर सेलेस्टियल रेल्म किस तरह का है उसको एक बार में ही ये चीज पता चल जाती है कि ये जो थंडर सेलेस्टियल रेल्म है ना, रेन वाले से कहीं गुना ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा कि यहाँ पर इतने सारे रेन सेलेस्टियल रेल्म आ जाएंगे उसका हिसाब भी नहीं है। जितना दूर चले जाओ, जहाँ तक जाओ, बस खाली यहाँ पर जमीन ही जमीन नजर आ रही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बहुत खतरनाक जगह, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वांग लिन को शेंगोंग की बात याद आने लग जाती है जब उसने उससे कहा था कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ना बहुत सारे ट्रेजर वगैरह, बहुत सारे टेक्निक वगैरह तो मौजूद है, लेकिन उनके अलावा ना दो और ऐसी खास चीजें मौजूद है वहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो भी कल्टिवेटर वहाँ पर जाता है ना, वो उन दोनों चीजों को हासिल करने के बारे में जरूर ट्राई करता है। उन दोनों चीजों के नाम ये है कि उनमें से पहला है सेलेस्टियल कॉर्प्स, मतलब सेलेस्टियल लाशें, और दूसरी है ओरिजिन एनर्जी। अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 8 सेलेस्टियल कॉर्प्स जो है ना उनको हासिल किया जा चुका है। अलग अलग कल्टिवेटर थे जिन्होंने 8 टोटल उन कॉर्प्स को हासिल किया। जो भी उन कॉर्प्स को हासिल करता है और अगर उसको जाकर दे देता है थंडर सेलेस्टियल टेंपल के अंदर ना, तो उसके बदले उस इंसान को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। थंडर सेलेस्टियल टेंपल उसको बहुत अच्छे रिवॉर्ड देता है, इसलिए लोग यहाँ पर उन लाशों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, थंडर सेलेस्टियल टेंपल को जाकर ये सौंप देते हैं। और रही बात उस ओरिजिन एनर्जी की, तो थंडर सेलेस्टियल के अंदर ऐसे कई सारे छोटे छोटे तालाब वगैरह मौजूद है जिनके अंदर इतनी हाई अमाउंट में वो ओरिजिन एनर्जी मौजूद है ना कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जो भी कल्टीवेटर वहाँ पर उस तालाब को ढूंढता है वो वहाँ जाकर अपनी कल्टीवेशन करता है और ओरिजिन एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी बहुत ही खास तरह की ओरिजिन एनर्जी भी मौजूद है जो कि सबको नहीं मिलती, आज तक किसी को मिली नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर वो खास वाली ओरिजिन एनर्जी किसी को मिल जाए ना, जिसके अंदर बहुत ही कमाल की सेलेस्टियल पावर मौजूद है, तो उसके बाद जो इंसान उस खास तरह की ओरिजिन एनर्जी को कल्टीवेट करेगा, तो जितनी उस बंदे की कल्टीवेशन पावर है ना, उसके हिसाब से वो एनर्जी जो है ओरिजिन वाली वो कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर कोई फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर उस खास तरह की ओरिजिन एनर्जी की पावर को लेता है और वो कल्टीवेट करता है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप में जितनी पावर हो सकती है ना, उसको उतनी ही मिलेगी। सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर अगर उसको हासिल करता है तो सेकंड स्टेप के अंदर जितनी पावर हो सकती है वो उसको मिल सकती है। और इसी तरह से थर्ड स्टेप पे भी अगर थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर उस खास तरह की ओरिजिन एनर्जी पावर को हासिल करता है ना, तो उसके बाद जितनी कल्टीवेशन होगी उस हिसाब से उसकी पावर बढ़ेगी। वैसे बाकी जितनी नॉर्मल ओरिजिन एनर्जी तुम अगर हासिल कर लो तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको अच्छे से कल्टीवेट करने में, मेहनत करके उसको हासिल करने में। लेकिन वो खास वाली तुम्हें कम मेहनत में ही ज्यादा फायदा देती है। अगर तुम आगे की कल्टीवेशन पे रैंक पे हो तो तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यही चीज सुनने के बाद वांग थोड़ा सा हैरान भी था। वो सोच रहा था कि लगता है कि इस जगह को ना और अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यहाँ पर इतनी सारी चीजें मौजूद है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो मैं यहाँ पर ऐसा खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। जो सबसे ज्यादा कमाल की चीज होगी ना, सबसे पहले मुझे उनको हासिल करना चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना तो यहीं पर अपना सेकंड स्टेप ब्रेक थ्रू कर लूँ। सेकंड स्टेप ब्रेक थ्रू करने के लिए वांग को अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना वो है ओरिजिन एनर्जी का। यहाँ पर ओरिजिन एनर्जी की तो कोई यहाँ पर कमी है ही नहीं, तो वांग को ओरिजिन एनर्जी सबसे ज्यादा हासिल करनी होगी। तो ऐसे ही वांग अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आसपास जो भी कमाल की चीज हो सकती है ना उसको ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे वो देख रहा था आगे बढ़कर, उसको वहां पर एक पाउच नजर आता है जो कि छोटा सा ही पाउच था। वांग कहना चाहता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर खुद को हील करने में लगा हुआ था और कई बार मैंने अपने डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैलाया, लेकिन मैं कितना भी इसको फैलाया लेकिन ये पाउच मैं ढूंढ ही नहीं पाया। मतलब ये पाउच इतना ज्यादा कमाल का है ना कि मेरे डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर पाता। जब तक कि मैंने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा ना तब तक ये मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मतलब इस पाउच के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेरे डिवाइन सेंस को इग्नोर कर सकती है और मेरा डिवाइन सेंस इस पाउच को ढूंढ ही नहीं सका। जो चीज इस ओर इशारा करे कि ये पाउच को नॉर्मल पाउच नहीं है, इतना ज्यादा कमाल का पाउच है ना कि जो मेरी डिवाइन सेंस की पावर को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर पा रहा है। तो ऐसे इसको छोड़ देना ये मुझे बिल्कुल सही बात नहीं लग रही। मुझे देखना चाहिए कि पाउच है क्या, इसके अंदर क्या मौजूद है। तो वांग जो था ना वो सीधा चला जाता है उस पाउच को उठाने के लिए, देखने के लिए अगर असल में है किसका, उसके अंदर किस तरह की पावर थी। पर जैसे वो उसको उठाता है ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मतलब वहां पर एक बहुत ही अजीब सा इंसान के लिए, मॉन्स्टर के लिए या क्या कह लिए उसको, वो आकर पहुंच चुका था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था, इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि वो वांग से कहता है कि इज्जत से जिसको तूने उठाया है ना उसको वहीं पर लाकर रख दे, वरना फिर जो तेरा अंजाम होगा ना उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। ये जो अजीब सा मॉन्स्टर आया था उसको देखकर तो वांग भी हैरान हो जाता है कि असल में ये है क्या चीज, आखिर ये आया कहाँ से, किसका बीस्ट है, ये क्या है। लेकिन वांग इतनी आसानी से उस पाउच को छोड़ने थोड़ी ना वाला था। तब देख पाते हैं हम यहाँ पर कि वो जो बीस्ट आया ना उसके पर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है फेंग हान और ये जू फैमिली से आता है और इसका जो कल्टीवेशन रैम है ये भी इल्यूजन स्टेज का कल्टीवेटर। और यही यहाँ पर वांग से कहता है कि जो पाउच तूने देखा उसको वहीं पर इज्जत से रख दे। और वांग भी उस फेंग हान से कह जाता है कि जा तेल लगाने के, मैं तुझे ये पाउच नहीं देने वाला, जा जो खाना उखाड़ ले, मैं तो देखो कि तू क्या कर सकता। लगता है कि अब यहाँ पर वांग का पंगा होने वाला है उस ये फेंग हान के साथ। लेकिन ये पाउच के अंदर था क्या, आखिर ये बैटल जीतेगा कौन, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।